AVP 24 न्यूज में वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए सबसे पहले नागरिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों का जिक्र किया। पत्र में देशवासियों ने की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा। इस महामारी के समय भारत के लिए काफी लाभकारी साबित हुए। थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स सैल्यूट किए जाने की भी लोगों ने काफी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने तेंदुओं का जिक्र करते हुए कहा, भारत में तेंदुओं की संख्या 2014 से 2018 के बीच 60% से भी अधिक बढ़ी है। यह संख्या सबसे ज्यादा मध्य भारत में बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देश में सामान्य मानवीय ने इस बदलाव को महसूस किया है। कोरोना के कारण विश्व में सप्लाई चेन को लेकर काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हमें हर मुश्किल परिस्थितियों से सबक लेना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लोगों ने देश को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया है और अब हमें नए साल पर प्रण लेना है कि हम अपने भारत को और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अपनी मौत को सामने देखने के बाद भी वह डगमगाए नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर कृषि कानून को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कृषि आंदोलन के समर्थन में एक वीडियो साझा किया था, जिसमें किसान आंदोलन के समय विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कृषि आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रही हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला था और राष्ट्रपति को किसानों का हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन भी सौंपा था, जिस पर भाजपा की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी के पार्टी के नेता भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पार्टी का कोई और नेता राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति भवन नहीं गया था। केंद्रीय गृह मंत्री असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वोत्तर के दौरे पर गए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। असम के साथ साथ गृह मंत्री आज मणिपुर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मणिपुर की राजधानी इंफॉल में गृह मंत्री पहुंचे तो हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके स्वागत में मौजूद रहे। असम में उनका आगमन की तैयारियों के चलते हलचल तेज हो गई थी। असम में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है और भाजपा के सामने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। गृह मंत्री ने इंफॉल पहुंचकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस राज्य को नई पहचान देने के लिए मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को सम्मानित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का ही प्रमाण है कि 6 सालों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि शेष सशस्त्र समूह हिंसा से दूर रहेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में शासन तो किया, लेकिन इस राज्य के निर्माण कार्य के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल भूमि पूजन किया, लेकिन भाजपा सरकार ने उन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वो वहां के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री समेत कई अन्य हस्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस खाड़ी देश की यात्रा की जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने बताया, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की यह कतर की पहली यात्रा होगी। इस दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। महामारी के समय
भारतीय नागरिकों की देखभाल करने के लिए कतर के प्रति विशेष आभार भी विदेश मंत्री व्यक्त करेंगे। महामारी के समय भारत और कतर के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बना हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री और कतर के राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने पिछले कुछ महीनों में टेलीफोन के जरिए संपर्क बनाए रखा। मंत्रालय ने बताया, भारत और कतर के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। कतर 7 लाख से अधिक भारतीयों की मेजबानी करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को उद्यम बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए तकनीकी वित्तीय तौर पर सहायता उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए BSI, NSE बैंकर्स और क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी। कार्यशालाओं में युवाओं को आइडिया की अहमियत बताई जाएगी। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के तहत हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार का जोर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार देने का है। निवेशक MAQ इंडिया ने नोएडा में अपने प्रोजेक्ट 500 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। इसकी स्थापना से 2500 प्रत्यक्ष व 3500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में IT एवं स्टार्टअप सेक्टर की 5 नई इकाइयों के निवेश के लिए लोगों को आसानी होगी। इससे करीब 600 करोड़ रुपए निवेश होगा और 11,000 रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। संसद द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है, जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन को समाप्त करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। किसानों के दिल्ली सीमा पर आंदोलन करने से दिल्ली के सभी रास्ते बंद हैं, जिस वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 19 दिसंबर को 11 बजे बैठक का प्रस्ताव भेजा है। इस बार बैठक में कृषि कानूनों की वापसी, MSP की गारंटी, पराली और बिजली 2020 अधिनियम पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है। बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम मैदान में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने खाली पड़े स्थानों को फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। एक आंदोलनकारी किसानों ने कहा, हमारा आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। इस दौरान हम खाली बैठे हैं, इसलिए हमने सोचा कि प्याज की खेती कर लें। उगाए हुए प्याज को हम अपने भोजन में उपयोग कर सकते हैं। यूपी गेट पर किसानों को आंदोलन करते हुए 31 दिन हो गए हैं, पर किसानों का फैसला कम नहीं हो रहा है, बल्कि हौसलों के साथ उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। शनिवार को यूपी गेट पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या 10 से 12,000 हो गई। विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन यूपी बॉर्डर से लेकर नोएडा सेक्टर 62 तक एक्सप्रेसवे की एक साइड में किसानों ने कब्जा किया हुआ है। हवाओं का रुख लगातार तीखा होता जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके कारण सोमवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला प्रारंभ हो सकता है। दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा और तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानी PK साहा ने बताया, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है। इसकी आवृत्ति बढ़ने से उत्तर भारत के पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण तापमान और गिरने की आशंका है। देश में 48 घंटों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी करते हुए बताया, केरल में बारिश की संभावना है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में 26 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में शीतलहर और 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है।
पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं की आशंका भी जताई जा रही है। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, जो लोग कोरोना वैक्सीन को हराम कह रहे हैं उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि इस्लाम में जान की हिफाजत सबसे अहम है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने दवा के माध्यम से इलाज कराने का हुक्म दिया है। इस महामारी के कारण विश्व में कई लोगों की जान चली गई है। इस महामारी के इलाज का कोई विकल्प भी नहीं है। अगर दवा में कोई हराम चीज भी शामिल हो और जान बचाने के लिए उसका कोई विकल्प ना हो तो वह ली जा सकती है। मौलाना खालिद रशीद ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा, पोलियो वैक्सीन की तरह कोरोना वैक्सीन पर किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। वैक्सीन का इंतजार करें और इस महामारी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह का पालन करें। आपको बता दें, वैक्सीन निर्माण में कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल करने से इजाजत इस्लामिक कानून में नहीं है। इसी पर मौलाना खालिद रशीद ने अपनी राय पेश की। भारत में अगले वर्ष तक वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। भारत में टीकाकरण 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में पंजीकरण, दूसरे में टीकाकरण तो वहीं तीसरे और अंतिम चरण में व्यक्ति को आधे घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि यदि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव व्यक्ति पर होता है तो उसको तुरंत चिकित्सीय मदद प्रदान की जा सके। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा कि वक्त आ गया है जब हमें कोविड-19 महामारी से सबक लेना चाहिए। यह वायरस अंतिम संकट नहीं है। इंसानी सेहत को सुधारने के प्रयास के लिए जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण का सामना किए बिना सारे प्रयास विफल हैं। इस महामारी के संकट के बाद बदलती हुई जलवायु आगे संकट बन सकती है। इस महामारी पर पैसा लगाना और आगे के लिए तैयार न होने के खतरनाक रूप से दूरदर्शी होने की आलोचना की। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है जब हम इस महामारी से कुछ सीखें। जब महामारी का प्रकोप खत्म होगा तब हमें अगले प्रकोप को रोकने की तैयारी करनी होगी। लंबे समय से विश्व घबराहट और उपेक्षा के चक्र पर चल रहा है। जब कोई प्रकोप दुनिया पर आता है तो हम उससे निपटने के लिए सारा जोर लगा देते हैं, लेकिन जब वह खत्म हो जाता है तो उसे भूल जाते हैं। हमें अपने इस रवैये को बदलना होगा और इससे सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। महामारी ने इंसान, जानवरों और ग्रह के स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंधों को उजागर किया है। इस सिलसिले में इंसानी सेहत के सुधार के लिए किसी तरह का प्रयास उस वक्त तक बेकार होगा जब तक इंसान और जानवरों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस का हल ना निकाल लिया जाए। आगे उन्होंने कहा, एक वर्ष में विश्व ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इस महामारी का असर हर देश की आर्थिक व्यवस्था पर हुआ है। टेड्रोस ने कहा, इमरजेंसी की पहचान, जांच, कम करने की तैयारी और पड़ताल की क्षमताओं पर निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा को प्राथमिकता देते हुए मजबूत करने की अपील की। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,732 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संगठनों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 279 लोगों की, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख को पार कर गई है। 21,430 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 97 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केस की संख्या 2,78,690 है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।